हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानवरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक सीटेट एग्ज़ाम 2022-23 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी को पता है कि 28 दिसंबर से आपकी परीक्षाएं चालू हो चुकी हैं और अब तक की जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन हर शिफ्टों में जानवरों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम हाथी, चींटी, मधुमक्खी, स्लॉथ और बाघ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पहले हम थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज़ लगाएंगे, जिससे आपका पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम चींटियों के बारे में पढ़ते हैं। चींटियाँ कितने प्रकार की होती हैं? चींटियों को 3 प्रकार में बांटा गया है उनके काम के आधार पर। पहला होती है रानी चींटी। रानी चींटियाँ आमतौर पर कॉलोनी की सबसे बड़ी चींटियाँ होती हैं। चींटियों की एक कॉलोनी में एक से अधिक रानी हो सकती हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस प्रजाति की हैं। किसी किसी प्रजातियों में बहुत सारी रानी चींटियां भी पाई जाती हैं। रानी चींटियों का काम होता है सिर्फ अंडे देना। अब हम बात करते हैं, उससे पहले सीटेट एग्ज़ाम जिनका अभी रह गया है उनके लिए बहुत ही अच्छी बुक है। इस टॉपिक से प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, टॉपिक वाइज आपको चीज़ें यहाँ पर दे रखी गई हैं। 28 दिसंबर से 23 जनवरी तक जितने भी ईवीएस के प्रश्न पूछे गए हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इस बुक का, आप लोग वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। श्रमिक चींटियाँ, अगला है श्रमिक चींटियाँ। जबकि रानी चींटियाँ अंडे देती हैं, श्रमिक ऐसे काम करते हैं जो चींटियों की कॉलोनी को जीवित रखने के लिए मदद करती हैं। जैसे श्रमिक चींटियाँ क्या करती हैं? भोजन एकत्रित करती हैं। अगला है श्रमिक चींटियाँ मादा चींटियाँ होती हैं। तो अधिकांश जो श्रमिक चींटियाँ होती हैं वो मादा होती हैं, और जो अधिकांश चींटियाँ होती हैं जो वृद्ध हो जाती हैं वो कॉलोनी में ही रहती हैं, और जो युवा चींटियाँ होती हैं वो बाहर जाती हैं खाने के तलाश में। अगला है कॉलोनी में श्रमिक चींटियों की अलग अलग भूमिका होती है, यानी इन सब का काम डिवाइड होता है, बांट दिया जाता है इनका काम। कुछ चींटियाँ खाना एकत्रित करती हैं, कुछ चींटियाँ रानी के अंडे को साफ करती हैं, और कुछ चींटियाँ जो लार्वा होते हैं, जैसे जो चींटियों के बच्चे होते हैं, उनको खिलाती हैं। तो ये श्रमिक चींटियों के काम होते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, सैनिक चींटियाँ। जो सैनिक चींटियाँ होती हैं ये क्या करती हैं? ये सेना की चींटियों के सैनिक श्रमिकों की तुलना में बड़े होते हैं। यानी कि जो सेना की चींटियाँ होती हैं ये श्रमिक चींटियों से थोड़ा सा बड़ी होती हैं, और जो रानी चींटियाँ होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। और उनके पास चींटियों के श्रमिक वर्ग की तुलना में बहुत बड़े बड़े मंडली होती हैं, यानी इनके पास बहुत बड़ी बड़ी मंडलियाँ होती हैं। जैसे आप अपनी सेना देखते हैं तो सेना में कई सारे सिपाही रहते हैं, तो वैसे ही इनके में मंडलियाँ होती हैं। श्रमिक चींटियाँ कम होती हैं, सैनिक चींटियाँ ज़्यादा मात्रा में होती हैं। वृद्ध सैनिक चींटियों के पास बड़े सिर और युवा लोगों की तुलना में मजबूत मंडली हैं। जो वृद्ध सैनिक चींटियाँ होती हैं उनके बड़े सिर हो जाते हैं, और युवा लोगों की तुलना में इनके पास बड़ी मंडली रहती हैं। वे कॉलोनी की रक्षा करती हैं, दुश्मनों से अंडे लेती हैं, और शिकार के भारी भार को कॉलोनी के बाइबोक तक ले जाने में मदद करती हैं। यानी कि जो ये सैनिक चींटियाँ होती हैं ये कॉलोनी की रक्षा करती हैं, जो दुश्मन इनके अंडे ले जाते हैं वहाँ से अंडे ले आती हैं, शिकार के भारी भार को कॉलोनी के वाइबोक तक ले जाने में मदद करती हैं। जो शिकार होता है उसको ले जाने में भी मदद करती हैं जो आपकी सैनिक चींटियाँ होती हैं घोंसले में। आगे हम बढ़ते हैं, अब मधुमक्खी के बारे में बात करते हैं। मधुमक्खी एक उड़ने वाला कीट होता है, ये सभी आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। यह फूलों के रस एकत्रित करके शहद उत्पन्न करती हैं और अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं। अतः इसका नाम मधुमक्खी रखा गया है, क्योंकि ये मधु बनाती हैं, इसलिए इनका नाम है मधुमक्खी। मधुमक्खियां फूलों की ओर आकर्षित होती हैं। मधुमक्खियां एक छत्ते में रहती हैं, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर किसी भी मधुमक्खी कॉलोनी के घोंसले का वर्णन के लिए किया जाता है। यानी इनका घोंसला नहीं होता है, आमतौर पर ये छत्ता बनाती हैं, उसी में रहती हैं, अंडे बच्चे उसी में देती हैं। मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। मधुमक्खियाँ किस महीने में अंडे देती हैं? तो अक्टूबर से दिसंबर तक ये अपने अंडे देती हैं। मधुमक्खियाँ चीनी
खाना बहुत पसंद करती हैं, इनको चाशनी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आगे देखते हैं कि कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। पहला प्रकार है रानी मधुमक्खी। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। तो चींटियों में हमने देखा था कई रानियां हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक रानी हो सकती है। नर मधुमक्खियाँ, छत्ते में कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं, बाकी सारी मादाएं होती हैं। अधिकांश सारा कार्य मादाएं ही करती हैं। यहाँ पर नर मधुमक्खियाँ श्रमिक के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, यानी कि इनकी कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। ये आमतौर पर बहुत ही कम जनसंख्या में पाए जाते हैं, सारा काम मादाएं करती हैं। आगे देखते हैं कार्यकर्ता मधुमक्खियाँ। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, यानी कार्यकर्ता मधुमक्खियाँ होती हैं। ये मधुमक्खियाँ दिन भर काम करती हैं। वे छत्ता बनाती हैं और मधुमक्खियों के बच्चों की देखभाल भी करती हैं। वे रस की तलाश में फूलों के चारों ओर उड़ती हैं। श्रमिक मधुमक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कार्यकर्ता मधुमक्खियों के बिना ना तो छत्ता होगा और ना ही रस होगा। तो जब तक कार्यकर्ता मधुमक्खी नहीं होंगी तो कोई भी मधुमक्खियां नहीं रहेंगी, ना घोंसला होगा ना ही रस होगा। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि मधुमक्खियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अधिकांश कार्यकर्ता मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जब एक मधुमक्खियों को रस के साथ फूल मिल जाता है तो वह एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं। आपने देखा होगा कि जब मधुमक्खियां फूल के पास होती हैं तो वो एक प्रकार का नृत्य करने लगती हैं, बजिंग साउंड आती है उनके पास से, जिससे अन्य मधुमक्खियां जान सकती हैं कि रस कहाँ है। मधुमक्खियां लीची, कॉफ़ी, कोको फूल जैसे फूलों के परागण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परागण को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेशन। तो सभी को पता होगा पॉलिनेशंस क्या होते हैं। इन्हीं से ही इनको आप एक प्रकार का कह लीजिए प्रजनन होता है फूलों का। इसको कराने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं मधुमक्खियाँ। लीची, कॉफ़ी और कोको फूल आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम चलते हैं हाथी की ओर। हाथी का खाना और सोना के बारे में अगर बात करें, पहले जान लेते हैं हाथी के झुंड में मुखिया कौन होता है। आपसे पूछ लिया जाए तो जो सबसे बड़ी मादा होती है हाथी की, वह झुंड की मुखिया होती है। झुंड में 10 से 12 मादाएं हाथी होती है और युवा होते हैं। जो नर हो जाते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, उनको झुंड से निकाल दिया जाता है। झुंड में कोई नर हाथी नहीं है, वे 14 या 15 साल की उम्र में ही निकाल दिए जाते हैं। ये आप याद रखिएगा, 14 ही 15 साल तक ये झुंड के साथ रहते हैं, उसके बाद अपना जीवन अकेले ही व्यतीत करते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम तक पत्तियां और टहनियां खा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि 100 किलोग्राम तक पत्तियां ये लोग खा लेते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, जो मैं टिक करूं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाथी के बड़े कान भी पंखे की तरह होते हैं, जो उनको ठंडा रखने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं, जिससे ये फड़फड़ा कर अपनी गर्मी दूर कर लेते हैं। इन लोग हाथियों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। 100 किलोग्राम तक पत्तियां खा सकता है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। हाथियों के झुंड के बारे में अगर बात करें तो एक झुंड में मैंने आपको बताया था मादाएं और बच्चे ही होते हैं। सबसे बड़ी मादा झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 महिलाएं हाथी होती और युवा होते हैं। नर हाथी 14 से 15 साल तक ही रहते हैं झुंड में, बाकी फिर ये निकाल दिए जाते हैं, फिर वो अकेले घूमने लगते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब स्लॉथ की बात करें तो स्लॉथ भी एक प्रकार का जीव है जो भालू ही की प्रजाति का कहा जाता है, उसी की तरह दिखता है, लेकिन वो उससे बहुत अलग होता है। स्लॉथ प्रतिदिन लगभग 17 घंटे सोता है। 17 घंटे सोता है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कंपैरिजन में अगर हाथी को देखें तो बहुत कम सोता है। हाथी सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है अधिकांश। यह पेड़ों से लकड़ी काटने के लिए केवल 9 घंटे का समय लगाता है। ये पेड़ों से लकड़ी काटने के लिए 9 घंटे के समय भी लगा देता है। बहुत स्लो होते हैं, बहुत धीरे होते हैं। वे शरीर के तापमान को लगभग 86 फ़ारेनहाइट से 93 फ़ारेनहाइट तक बनाए रखते हैं। वे अपने शरीर का तापमान को नियंत्रित करने के लिए छाया के अंदर और बाहर जाते हैं। तो ये जो है पेड़ों पे ही अधिकांश रहते हैं। इनका पूरा जीवन पेड़ों के बीच में ही व्यतीत हो जाता है। ज़मीन पे ये लोग बहुत कम ही आते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका स्लॉथ है। ये आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, टीवी पर ही देखा होगा। बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही धीमा प्राणी होता है ये।
स्लॉथ उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है जिस पर वह रहता है। ये पेड़ों की पत्तियां ही पे निर्भर रहते हैं, पेड़ की पत्तियां ही खाते हैं। इसे शायद ही किसी और चीज की जरूरत होती है। जब वह उस पेड़ से पर्याप्त पत्ते खा लेता है तो वह पास के पेड़ पर ही चला जाता है। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हैं और अधिकांश 8 पेड़ों के इर्द गिर्द ही इनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीता है, ये भी याद रखिएगा, और उस दौरान वह केवल 8 पेड़ों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। सप्ताह में एक बार ही राहत लेने के लिए वह पेड़ों से नीचे उतरता है और इसी में ही इसका शिकार हो जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, क्योंकि बहुत स्लो होता है, जल्दी से पेड़ पर चढ़ नहीं पाता है, आराम से शिकार बना लिया जाता है। अब हम बाघ के बारे में बात करते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे कितने गुना बेहतर देख सकता है? 6 गुना ज़्यादा बेहतर बाघ हमसे अंधेरे में देख सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाघ की जो मूछें होती हैं वह हवा के कंपन से ही चीज़ों को भांप लेती हैं। वो शिकार को भी अपने मूछों से भांप लेता है कि कितनी दूरी पर है। इससे बाघ को शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता लग जाता है। तो ये हवा के कंपन से ही इसकी मूछों पे तरंगे आके लड़ती हैं, तो इसको अंदाजा हो जाता है कि इसका जो शिकार है किस स्थिति पर है, कितनी दूरी पर है। इससे बाघ को अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। इनकी मूछों से रात में ये अपना रास्ता भी ढूंढने में इनको मदद मिलती है। या बाघ को देख सकते हैं, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। तो जो बाघ गरजता है या गुर्राना कह लीजिए, ये 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है और एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं। अब हम बात करेंगे बाघ के बारे में। तो बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ी में हिलने की हुई आवाज को बहुत ही बखूबी पहचान लेता है। तो ये पहचान लेगा कि पत्ता अपने आप हिला है, ये किसी शिकार द्वारा हिलाया गया है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज सुनने के लिए अलग अलग दिशा में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। तो आप देखते होंगे बाघ के जो कान हैं वो आवाज सुनने के लिए अपने आप हिल सकते हैं कई किसी भी दिशा में। बाघ मौका परस्त शिकारी होता है। ये मौके के अनुसार अपनी आवाज भी बदल सकता है। गुस्से में अलग आवाज निकालता है, बाघिन को बुलाने के लिए अलग आवाज निकालता है। अब हम चलिए एमसीक्यूज पर आते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सी चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं? ये बात हम कर चुके हैं कि बिल का ध्यान कौन रखता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिपाही चींटियां होती हैं जो बिल का ध्यान रखती हैं। और दोस्तों आपको सारी पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके पढ़ सकते हैं। अगला है, कौन सी चींटी अंडे देने का काम करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो रानी चींटियां होती हैं ये अंडा देने का काम करती हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? चींटियां अपने वजन का 20 गुना भार उठा सकती हैं, ये भी सही है। मजदूर चींटियां भोजन खोजकर लाती हैं, ये भी सही है। चींटियों के पास कान नहीं होता है, ये भी सही है। चींटियों के पास फेफड़े नहीं होते हैं, ये भी सही है। कान के रूप में आपने देखा होगा चींटियों के पास एंटीने होते हैं ऐसे करके, तो वो उस एंटीने का उपयोग करती हैं जिससे इनको रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। और एक और बात आप चींटियों का जान लीजिए कि जो चींटियां होती हैं जब वो आगे चलती हैं तो वो पीछे अपने थोड़ा सा अम्ल छोड़ती हुई चलती हैं, जिससे जो बाकी चींटियां होती हैं उनको रास्ता उनको पता चलता है। तो देखिए एक लाइन में चींटियां चला करती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारे कथन सही हैं। आगे हम बात करते हैं चींटियों की कितनी प्रजाति पृथ्वी पर है। तो अभी तक वैज्ञानिकों ने जितनी खोज करी है तो कुल मिलाकर 12,000 प्रजातियां चींटियों की पाई गई है अपने पृथ्वी पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कार्पेट आंट है, रेड कार्पेट आंट है, बुलेट आंट है। इसको सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है बुलेट आंट को। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा जीव समूह में नहीं रहता है? ऑप्शंस हैं चींटी, दीमक, मकड़ी, ततैया। तो देखिए चींटियों का ग्रुप आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोग झुंड में रह रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दीमक हैं, दीमक भी झुंड में ही रहते हैं। आप यहाँ पर ततैया को देख सकते हैं, मधुमक्खियाँ को, ये भी झुंड में ही रहती हैं। और इकलौता जो मकड़ी है ये अकेले ही रहती है और अकेले ही शिकार करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मकड़ी हो जाएगा। आगे चलते हैं, मधुमक्खियों को कौन सा फूल ज़्यादा पसंद आता है? तो इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि लीची का फूल काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। इनके पॉलिनेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं मधुमक्खियाँ। तो लीची इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लीची की अगर बात करें तो लीची किस महीने में इनका फूल खिलता है? तो लीची का जो फूल होता है
ये जनवरी और फरवरी महीने में अधिकांश रूप पर खिलता है। तो 2 महीना है, जनवरी और फरवरी। मई जून के महीने में इनके फल आ जाते हैं तो वो तोड़ लिए जाते हैं। कौन से समय में मधुमक्खियां अंडे देने का काम करती हैं, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने में ये अंडे देती हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये इनके अंडे हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये इनके अंडे हैं, इन्हीं से मधुमक्खियां पैदा होती हैं। बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं और शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो देखिए, मधुमक्खी पालन कब करेंगे? जब अंडे देंगी तभी आप मधुमक्खी पालन करने का सबसे उचित समय होता है। तो वो कौन सा समय होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक का। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। मधुमक्खी में कितनी रानी मधुमक्खियां होना अनिवार्य है? तो देखिए, आप ये देख सकते हैं कि ये आप देखिए रानी मधुमक्खी है बड़ी सी, बाकी सारी इसके तुलना में छोटी छोटियां हैं। तो सिर्फ एक मधुमक्खी होती है जो कि रानी मधुमक्खी होती है, बाकी सारी कार्यकर्ता मधुमक्खियां होती हैं। निम्न में से कौन छत्ते के लिए ज्यादातर काम करती हैं? तो हम आपको बता चुके हैं, मादा मधुमक्खियां होती हैं जो अधिकांश काम करती हैं। नर मधुमक्खियों का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता है। आगे जब हम बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा कथन गलत है? मादा मधुमक्खियां ज्यादा काम करती हैं, देखिए ये तो सही है। लीची के फूल जनवरी में खिलते हैं। आगे देख लेते हैं, नर और मादा 2 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं, ये भी सही है। जब मधुमक्खियों को रस मिल जाता है तो वह नाचती हैं ताकि दूसरे को पता चल सके कि रस कहाँ है, तो ये भी सही है। तो गलत ये हो जाएगा। अभी मैंने बताया है कि लीची के जो फूल होते हैं वो जनवरी और फरवरी 2 महीनों में खिलते हैं, तो सिर्फ जनवरी लिखा है तो ये गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शहद मीठा किसके कारण होता है? तो शहद आप सभी को पता होगा, शहद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 2 चीजों की वजह से बहुत ज्यादा मीठा होता है। हाथी की बात करेंगे हम लोग। एक हाथी दिन में कितने ग्राम पत्ते खा सकता है? तो यहाँ देखिए ग्राम की बात चल रही है। तो हमको पता है कि 100 किलोग्राम एक दिन में खाता है एक हाथी, 100 किलोग्राम पत्ते खा लेता है। तो 100 किलोग्राम खाएगा तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो कितने ग्राम हो जाएंगे 100 किलोग्राम में? 1000 से हम गुणा कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो कितने ग्राम हो गया? 1,00,000 ग्राम हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,00,000 ग्राम खा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो किलोग्राम और ग्राम दोनों में पूछ सकता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत लोग इसका करेक्ट आंसर 100 लगा देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाथी एक दिन में कितना सोना पसंद करते हैं? तो देखिए, हाथी अधिकतर खाने में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। ये बहुत ही कम आराम लेते हैं, बहुत कम सोते हैं। ये दिन भर में 2 से 4 घंटे की नींद ही लेते हैं, बाकी समय ये अपना खाने की तलाश में इधर उधर घूमा करते हैं। निम्न में से हाथियों के विषय में कौन सा विषय सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही नेता होती है, देखिए ये सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां ही होती हैं, ये भी सही। हथिनियां और युवा ही होते हैं, नर नहीं होते हैं। हाथी बहुत ज़्यादा सोना पसंद करते हैं, तो देखिए ये कथन गलत हो गया। अभी बात की है 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, बाकी ये अपना भोजन पानी ढूंढने में लगे होते हैं। हाथियों को कीचड़ खेलने बहुत पसंद होता है क्योंकि ये अपनी गर्मी कीचड़ में खेलकर दूर करते हैं। हाथी एक साथ कितने सालों तक झुंड में रहना पसंद करते हैं? तो देखिए, जो नर हाथी होता है वो 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है, उसके बाद ये झुंड छोड़कर चला जाता है, ये देखिए निकाल दिया जाता है। बाकी सारे मादाएं होती हैं और युवा होते हैं, वही रहते हैं झुंड में। आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब स्लॉथ के बारे में बात करते हैं। स्लॉथ के विषय में नीचे दिए गए विषयों पर विचार कीजिए। स्लॉथ लगभग 20 घंटे वृक्ष से उल्टे से लटक कर मस्ती में सोता है, ये भी सही है। 20 घंटे तक, 17 से 20 घंटे आपको बताया था, ये वृक्ष पे ही रहते हैं, सोया करते हैं अधिकांश। स्लॉथ जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसे कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं होती है, देखिए ये भी सही है। स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है और इतने समय में वह केवल 2 वृक्षों पर ही जाते हैं, तो देखिए ये गलत है। स्लॉथ कितने वर्षों तक जीते हैं? 40 वर्षों तक जीते हैं, और अपने जीवन काल में ये 8 वृक्षों के इर्द गिर्द ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 ओनली। तो इसका सही अंतर 1 और 2 हो जाएगा। आगे मगरमच्छ की बात करते हैं। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा किस लिए मारा जाता है?
तो देखिए मगरमच्छ है, इसकी जो खाल होती है बहुत ज़्यादा मोटी होती है, तो ये अपने खालों के लिए मारे जाते हैं। जैसे हाथियों का शिकार किस लिए होता है, उनके दांतों के लिए होता है। गैंडे का शिकार होता है उनकी सींग के लिए। और जो आपका कस्तूरी हिरन होता है उसकी सुगंध के लिए उसका शिकार किया जाता है, उससे इत्र बनाया जाता है। तो यहाँ मगरमच्छ की जो त्वचा होती है इसके लिए इसका शिकार किया जाता है। अब देखते हैं मगरमच्छ के बारे में। हर वर्ष शिकार के लिए 1 करोड़ मगरमच्छ को मार दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि हर साल 1 करोड़ मगरमच्छों को मारा जाता है, बहुत बड़ी बात है ये। मगरमच्छों के शिकार से सभी अंग अवैध रूप से काला बाजार में बेच दिया जाता है। वह मुख्य रूप से उनकी त्वचा के लिए उनको मारते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं त्वचा के लिए उनको मारा जाता है। इन त्वचा का उपयोग मुख्य रूप से लग्जरी बैग, बेल्ट, जूते, पर्स और गृह की सामग्री के लिए किया जाता है। तो मुख्यतः इनका लग्जरी बैग, बेल्ट और जूते, पर्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी इनके चमड़े के लिए। अब बाघ के बारे में बात करते हैं। बाघ के बारे में सही कथन क्या है? बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, तो देखिए ये भी सही है। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है, ये भी सही है। एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखते हैं। बाघ के बारे में गलत कथन है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, ये भी कथन सही है। बाघ की मूंछों से हवा से हुए कंपन भांप लेती है, ये भी सही है। बाघ मौके के अनुसार अपना आवाज बदल सकता है, तो देखिए ये भी कथन सही है, मौके के अनुसार बदल लेता है अपनी आवाज। हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आखिरी जो प्रश्न है, बाघ का गुर्राना 5 किलोमीटर तक सुनाई देता है, ये कथन देखिए गलत है। बाघ का गुर्राना सिर्फ 3 किलोमीटर तक सुनाई दिया जा सकता है, 5 किलोमीटर तक नहीं। ये प्रश्न आपका सीटेट मुझे ध्यान है कि शायद 22 तारीख को आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसे ही टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे, तो आप उसका लाभ उठा सकें। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।